हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डी यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स, क्वेश्चंस, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड, हिस्ट्री, बलबन के राजत्व के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, ये किसी भी स्ट्रीम में पूछ सकता है। बीए प्रोग्राम का मैंने ऐसा लिखा हूँ, लेकिन बीए ऑनर्स का भी आ सकता है। ओके, उनके भी हिस्ट्री का पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये है क्वेश्चन, बलबन के राजत्व के सिद्धांत को विवेचना कीजिए, या बलबन के राजत्व के सिद्धांत से क्या समझते हैं आप, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये रहा आप लोग का आंसर। तो ये रहा आप लोग का आंसर, बलबन के राजत्व सिद्धांत क्या है। ओके बच्चों, बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। ठीक है ना, बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था, शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। उसके राजत्व सिद्धांत का स्वरूप एवं सार फारसी राजत्व के सिद्धांत पर आधारित था। किस पर आधारित था? फारसी। जो उसका सिद्धांत का स्वरूप था वो फारसी राजत्व के सिद्धांत पर आधारित था। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। बलबन जो था वो दिल्ली का क्या था? प्रथम सुल्तान था, जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की और इसमें अपने विचारों के विस्तार से विवेचना की। बलबन के राजत्व का विस्तार से वर्णन वर्नी द्वारा बनाई गई उसकी वसीयतों में मिलता है। ठीक है ना, उसके राजत्व सिद्धांत निम्नलिखित विशेषता थे। ठीक है ना, उसके राजत्व सिद्धांत के क्या थे? निम्नलिखित विशेषता थी। यहाँ पे बलबन के राजत्व सिद्धांत के अनुसार राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। जो भी अब यहाँ पे उसके राजत्व सिद्धांत के अनुसार जो भी राजा बनेगा उसके राजवंश के संबंधित होना चाहिए। फिरदौसी द्वारा रचित शहनामा में उसने स्वयं को सियाब के वंश से संबंधित बताया। उसने अपने राजत्व में उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों में अंतर स्थापित करने का महत्व दिया। फिर दूसरा पॉइंट है, बलबन ने राजत्व को दैवीय संस्था मानते हुए कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जो भी सुल्तान होता है क्या है? गॉड के रूप में होता है। ये कहा, कौन कहा है? बलबन के राजत्व दैवीय सिद्धांत में बोला गया। ठीक है, अतः उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। ठीक है ना, किसके पश्चात है? पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा व शक्ति अल्लाह से प्राप्त होती है। अतः साधारण जनता व सरदारों को सुल्तान के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। तीसरा पॉइंट कहता है इधर, बलबन के राजत्व के अनुसार सुल्तान का हृदय ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है। अतः एक अनुग्रही सुल्तान को सदा अल्लाह अल्लाह के संरक्षण के छत्र में रहना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है, बलबन के राजत्व के अनुसार का सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। निरंकुश होना क्या है? आवश्यक है। मतलब काम धंधा नहीं करे, अपना जो चलाए, चलती चलाए, वो निरंकुश कहते हैं उसे को। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। किंतु बलबन का ये भी कहना था कि ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान का पद इसलिए प्रदान करता है ताकि वह प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे और अपने कर्तव्यों के प्रति सदा सजग रहे। ठीक है, ये कहता है। पांचवा पॉइंट है कि बलबन ने भव्य दरबार, दिखावटी मान मर्यादा व सुल्तान की प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए आवश्यक माना। बलबन योग्य, साहसी और दूरदर्शी था। ठीक है ना, बलबन क्या था? योग्य, साहसी और दूरदर्शी था। उसने दृढ़ता पूर्वक किन कठिनाइयों का सामना किया और सफलता प्राप्त की। राज्य के कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसने साम्राज्य विस्तार के स्थान पर आंतरिक संगठन पर बल दिया। ठीक है ना, राज्य के कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो साम्राज्य विस्तार करने, यानी अपने क्षेत्र को विस्तार करने के अलावा वो क्या किया?
स्थान पर आंतरिक यानी अंदर उसके जो भी राज्य था उसके संगठन पे बल दिया, यानी कैसे मेरा राज्य सुखी रहे इस पे ज्यादा जोर दिया, ठीक है ना, विस्तार के चक्कर में नहीं रहा। राजस्व के सिद्धांत पर सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना किया। बलवंत दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। बलबन क्या था भाई? दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत को तो की स्थापना की और राजत्व अपने इन विचारों का विस्तार पूर्वक विवेचना किया। उसके राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार फारसी राजत्व ईरान के ससानी शासकों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई? ईरान से लिया गया। बलबन जो था सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह के प्रतिनिधि नियामत खुदाई मानता था, ठीक है। उसके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है। सुल्तान जिले अल्लाह अर्थात ईश्वर के प्रतिबिंब है। वह अल्लाह के निर्देशानुसार ही शासन करता है। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई है। उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। जो भी सुल्तान है उसका जो कार्य करने की शक्ति कह रहा है कि ईश्वर प्रदान करते हैं। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। बलबन यह मानता था कि राजा का हृदय ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है और इस संबंध में मानव जाति में कोई उसके समान नहीं है। राजत्व के संबंध में बलबन ने यह भी कहा है था कि एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के क्षेत्र से रक्षित होना चाहिए। राजस्व के सिद्धांत की दूसरी विशेषता निरंकुशता थी। बलबन निरंकुश शासन में विश्वास रखता था। बलबन किस पर विश्वास रखता था? निरंकुश, ठीक है। उसका यह मानना था कि केवल निरंकुश शासक ही अपनी प्रजा का आज्ञा पालन प्राप्त कर सकता है। देखिए, अब जबरदस्ती जोर डाल के कोई अब पालन करवाएगा तो निरंकुश होता है वो। उसने अपने पुत्र बुकरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। लेकिन बलबन का यह भी कहना था कि ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान का पद इसलिए प्रदान करता है कि ताकि वह प्रजा के कल्याण के लिए कार्य और उसके अपने कर्तव्यों के प्रति सदा सजग रहे। बलबन राजत्व की पूरी जानकारी इतिहासकारी बर्नी द्वारा संकलित उसके वसाय में मिलती है। वसाया के प्रथम भाग में सुल्तान के कर्तव्यों का वर्णन है और दूसरे भाग में बलबन ने अपने पुत्रों के राजत्व के संबंध में निर्देश दिया है, ठीक है ना। प्रथम भाग में सुल्तान के कर्तव्यों का वर्णन है और दूसरे में क्या है? पुत्रों के राजत्व के सिद्धांत संबंध में निर्देश दिया है। प्रसिद्ध शासकों और राजनीतिज्ञों के वसीयत को संकलित करना मध्यकालीन फारस की एक लोकप्रिय परंपरा थी। दिल्ली के सुल्तान बलबन के वसाय को बर्नी ने संकलित किया। कौन किया है? बर्नी ने संकलित किया है। बलबन ने दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए आवश्यक समझा। उसने राजा के पद को जीवित रखने के लिए कुछ मूलभूत तत्वों की आवश्यक समझा, जैसे राजकीय प्रतिष्ठा, सम्मान, वैभव, मान मर्यादा और आचार व्यवहार। उसने राजा के पद को एक ऐसी संस्था का रूप दिया जिसका जनसाधारण के साथ निकट संपर्क नहीं था। वह साधारण व्यक्ति से बात नहीं करता था, केवल वजीर ही उससे बात कर सकता था, ठीक है। जो वजीर था वही बात कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। अपने विचारों को बलबन ने व्यवहार में परिणित किया। वह वंशावली महत्व पर अत्यधिक बल दिया, ठीक है। वंशजों पर क्या दिया? अधिक महत्व दिया। उसने स्वयं को फिरदौसी के साथ शाहनामा में वर्णित अफरासियाब के वंश से संबंधित बताया है। सुल्तान की प्रतिष्ठा के अनुकूल अपने व्यवहार को अत्यंत गंभीर और एकांकी बनाए। शराब पीना, विनोद प्रिय व्यक्ति के साथ बैठना और छोटे अमीरों से मिलना बंद कर दिया, ठीक है ना। जो भी लोग था जो शराब पीता था उनके साथ छोड़ दिया और जो छोटे मोटे थे उनके साथ भी अमीरों से मिलना बंद कर दिया।
छोटे अमीरों के साथ मिलना बंद कर दिया। इसका अतिरिक्त उसने सामाजिक सभाओं में होने वाले नृत्य, संगीत, मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब जो भी अब सामाजिक सभा में जो नृत्य होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। दरबार में वह न तो स्वयं हंसता था और ना किसी को उसकी छूट देता था। ना ही खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसने देता था। दरबार में केवल वजीर ही उसे वार्तालाप कर सकता था, और सिर्फ दरबार में किससे बात कर सकता था? वजीर जो उसका था उसी से बात कर सकता था। ईरानी परंपरा के अनुरूप बलबन ने दरबार के लिए नियम बनाया और उसने कठोरता से लागू किया। उसने फारसी पद्धति पर अपने दरबार का गठन किया। गैर गैर इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत बलवंत दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। उसने दरबार में दो प्रथाएं प्रारंभ की। प्रथम सजीदा घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। प्रथम जो था सजीदा घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, और द्वितीय था पायबोस सुल्तान का चरण चुंबन। ओ, चरण चुंबन भी था। दरबार में उसने प्रत्येक वर्ष की ईरानी त्यौहार नवरोज मनाने का प्रथा आरंभ की। ठीक है, दरबार में उसने प्रत्येक वर्ष के ईरानी त्यौहार नवरोज, अभी भी रोजा जो होता है वो अभी भी होता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी फारस के रीति रिवाजों का अनुकरण किया। अपने पुत्रों के नाम भी भारत के सम्राटों की भांति कैकुबाद, के खुसरो और कैकास रखा। क्या नाम है! बलबन कुलीन और अकुलीन परिवार के व्यक्तियों में अंतर करता था। ये बलवंत नहीं है, सॉरी, जहाँ भी बलवंत है, बलवंत लिखा गया है गलती से। यहाँ पे आप लोग बलबन है, ये जो है ना बलवंत जो लिख दिया गया है, यहाँ पे क्या है? बलबन है ये। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, बलबन है। ओके। उसने अपने लगभग 30 अधिकारियों को पदच्युत कर दिया था, क्योंकि वह अकुलीन अथवा उच्च कुल के नहीं थे। मतलब पद से अपने उसके 30 अधिकारियों को पद से हटा दिया था, ठीक है ना, क्योंकि वो अकुलीन अथवा उच्च कुल के नहीं थे। बर्नी ने लिखा है कि एक भारतीय व्यापारी फरब्र ए वावन वावनी के लाख प्रयत्नों के बावजूद बलबन ने उससे मिलने से मना कर दिया। भारतीय व्यापारी से क्या करता था, वो नहीं मिला, लाख प्रयास के बाद भी। इस संबंध में उसका कहना था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार से व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। इस संबंध में कहा गया है कि बलबन कहता था कि किसी भी हम तुच्छ परिवार को देखते हैं तो मेरे शरीर में बहुत क्रोध हो जाता था। वह स्वयं संपूर्ण राज्य से वैभव और उपकरणों के साथ ही दरबार में उपस्थित होता था। दरबारियों को भी विशेष वस्त्र धारण करके दरबार में आने की अनुमति दी गई थी। ठीक है ना, जो दरबारी थे उनको भी अपना विशेष कपड़ा दिया हुआ था, वही पहनकर आना था। ख्वारिज में वह सम्मानी शासकों की भांति बलबन ने भी उच्च वेतन प्राप्त करने वाले और भय जागृत करने वाले अंग रक्षकों को नियुक्त किया। ओह माय गॉड! गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया है। एक मिनट। हाँ, यहीं पे थे। हम्म। हाँ, रक्षकों को नियुक्त किया, जो नंगी तलवारें लेकर सिंहासन के चारों ओर खड़े रहते थे। जब बलबन दरबार से बाहर निकलता था तो यह भयावह अंगरक्षक नंगी तलवार लेकर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए उसके साथ चलते थे। ओके। बलबन खलीफा की राजनीतिक सत्ता को मान्यता देता था। अपनी राजनीतिक
शक्ति के प्रयोग के लिए वह खलीफा की अनुमति प्राप्त करने की चर्चा करता है। उसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित किया और खुतबे में उनका नाम शामिल किया। इस प्रकार अपने सिद्धांतों द्वारा बलबन के राजत्व के आधार को मजबूत किया और जनहित को शासन का व्यवहारिक आदर्श बनाया। उसका उसका राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। तुर्कान ए चिहलगानी का दमन। कुतबी और मोइजी सरदारों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था, जिसे चालीसा दल कहा गया। शासक बनने से पूर्व बलबन भी इस गुट का सदस्य था। शासक बनने से पहले जो इल्तुतमिश ने गुलाम सरदार को बनाया था, उसका क्या था, सदस्य था। और स्वयं सुल्तान और सरदारों के मध्य हुए संघर्ष में सक्रिय भाग लिया था। वह भली भांति जानता था कि सुल्तान की प्रतिष्ठा और उसके वंश की सुरक्षा के लिए इस गुट को समाप्त करना आवश्यक है। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के संदर्भ में वह उनकी भूमिका देख चुका था। कौन देख चुका था? बलबन। जब वह शासक बना तो उस समय चालीसा गुटों में अधिकांश सदस्य मर चुके थे। बलबन ने शेष बचे सदस्य के प्रभाव को नष्ट करने का प्रयास किया। अब जो भी बचे थे उनको प्रभाव को क्या कर दिया? नष्ट करने का कोशिश किया। क्योंकि वह जानता था कि राज्य पद में अपने परिवार को सुरक्षित करने और निरंकुश सत्ता स्थापित करने के लिए चालीसा दल को समाप्त करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से सर्वप्रथम उसने अन्य तुर्कों का महत्वपूर्ण पद देकर चालीसा सरदार के समकक्ष बनाया। तत्पश्चात चालीसा गुटों के सदस्य का साधारण अपराधों के लिए कठोर दंड दिया। ठीक है ना? अब जो भी थोड़ा सा भी होता था तो दंड बहुत कठोर देता था। किस? चालीसा गुट के सदस्यों को। बदायूं का इख्तियार मालिक बकबक को जनसाधारण के समूह कोड़ों से पिटवाया। ओह, बदायूं के इख्तियार मालिक बकबक को जनसाधारण से सम्मुख सबके सामने कोड़ों से पिटवाया, क्योंकि उसने एक दास को कोड़ों से पीट कर मार दिया था। क्योंकि अब जो बकबक था वो किसी भी एक दास को मार कर क्या कर दिया था? मार दिया था, पीट पीट करके। इस प्रकार अवध के इख्तियार हैबात खां को अपने एक दास की हत्या के अपराध में 500 कोड़े लगाने की सजा दी गई। अवध के इख्तियार अमीन खां के बंगाल अभियान से विफल होकर आने के बाद उसे मृत्यु दंड देकर अयोध्या के फाटक पर लटका दिया था। अरे रे रे, बहुत मतलब तगड़ा था, एकदम निरंकुश। शेर खां बलबन का चचेरा भाई था। शेर खां जो था बलबन का क्या था? चचेरा भाई था। वह चालीसा गुट का योग्य और प्रमुख सदस्य था और बलबन का सबसे शक्तिशाली और संभावित विरोधी सरदार था, और एकदम विरोधी था। किसके? दोनों, शेर खां और बलबन। बलबन ने उसे विष देकर मरवा डाला। उसको कहा दिया? विष जहर दे डाला, क्योंकि बलबन उसकी योग्यता और महत्वाकांक्षा को लेकर आशंकित रहता था। ठीक है ना भाई? शेर खां की मृत्यु से बलबन का सबसे शक्तिशाली और संभावित विरोधी सरदार समाप्त हो गया, और साथ ही चालीसा गुट पूरी तरह नष्ट हो गया। और चालीसा जो गुट था वो क्या था? पूरी तरह का हो गया, नष्ट हो गया। आंतरिक विद्रोह का दमन। सम्राट पद की प्रतिष्ठा स्थापित करने और केंद्रीय प्रशासन को संगठित करने के बाद बलबन ने आंतरिक विद्रोह की ओर ध्यान दिया। आंतरिक विद्रोह की ओर क्या किया? ध्यान दिया। कानून और व्यवस्था को दृष्टि से उस समय बलबन के समक्ष 4 समस्याग्रस्त क्षेत्र थे। पहला क्षेत्र दिल्ली का निकटवर्ती प्रदेश, जहां मेवाती उत्पात मचा रहे थे। दूसरा क्षेत्र था गंगा यमुना दोआब का था, जो सुल्तान की सत्ता को निरंतर चुनौती दे रहे थे। तीसरा क्षेत्र अवध जाने वाले व्यापारिक मार्ग था, और चौथा क्षेत्र कटेहर अथवा बुंदेलखंड था। सर्वप्रथम बलबन ने मेवातियों को कुचलने का निश्चय किया। सर्वप्रथम किसको कुचलने का कोशिश किया? मेवातियों को। मेवातियों का दमन। मेवाती डाकू थे जो राजधानी दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र के जंगलों में निवास करते थे। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में उनका आतंक था। दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें क्या था? आतंक था उनको। वह नगर के आसपास के सराय लूट लेते थे और पानी भरने वाले कहारों और दासियों को सताते थे।
बलबन ने बर्बरतापूर्वक मेओं का दमन दमन किया। दिल्ली के आसपास के जंगलों को, जो मेओं का निवास स्थल था, कटवा दिया। ठीक है ना, जितना जंगल था उसको क्या कर दिया, कटवा दिया। गोपालगिरी में एक दुर्ग का निर्माण किया और उनके थाने स्थापित कर वहां अफगान सैनिकों को नियुक्त किया। बलबन ने मेवातियों से लड़ने के लिए 3,000 अफगानों की भर्ती की थी। उसी समय से अफगान उपयोगी सीमा चौकियों पर चौकसी अथवा अप्रभावित क्षेत्रों को अपने अधीन करने में किया जाने लगा। ज्ञातव्य है कि भारत में अफगानियों का महत्व सर्वप्रथम नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय में प्रकट हुआ था। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, मेओं के दमन के पश्चात, अब जब मेओं का खत्म कर दिया उसके पश्चात बलबन ने दोआब की ओर ध्यान दिया। अब उसके पास दोआब दोआब के नगर और प्रदेशों व इक़्तिदारों को प्रदान किए गए जिनके पास अधिक धन था। बलबन ने यह आदेश दिया कि जिस गांव के लोग आज्ञाकारी नहीं हैं उन्हें बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए। अब जो भी उसका आज्ञा का पालन नहीं करे उसको नष्ट कर दिया। अमीर जिनके पास विशाल सेनाएं थी उन विद्रोहियों का दमन करने का निश्चय किया, यानी खत्म करने का निश्चय किया। विद्रोहियों का विनाश कर जंगलों का काट डाले और दोआब की जनता को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है। अवध का व्यापारिक मार्ग पे अब आया। अवध में विद्रोहियों का दमन करने के लिए बलबन ने स्वयं भाग लिया। अब देखो, अवध को विद्रोहियों को खत्म करने के लिए स्वयं भाग लिया। वह कंपिल और पटियाली पहुंचा। यहाँ 5-6 माह तक रुककर डाकू और विद्रोहियों को पूरी तरह से सफाया किया। इस प्रकार अवध की ओर जाने वाला मार्ग खुल गया और व्यापारी और कारवां सुरक्षित आने जाने लगे। ठीक है ना भाई। भोजपुर, पटियाली, कंपली और जलाली में चौकियां बनाई गई और जहां अफगान सेनाओं को नियुक्त किया गया। नगरों का विस्तार हेतु अफगानों और अन्य मुसलमानों का कर रहित भूमि प्रदान की गई। रुहेलखंड क्षेत्र में कटेहारों का दमन। फिर रुहेलखंड में जो कटेहरों था उनका भी सफाया किया। कटेहर के विद्रोही बदायूं और अमरोह क्षेत्र में आतंक फैलाए हुए थे। वे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि इक़्तिदारी की भी अवहेलना करने लगे। बलबन ने कटेहरों के दमन का निश्चय किया। इसका दायित्व तो उसने शाही सेना को सौंपा और उसको खत्म करने के लिए किसको सौंपा? शाही सेना को। कटेहरों का भारी संख्या में वध किया गया। कटेहर जो थे उनका भारी संख्या में वध किया गया। बर्नी ने लिखा है कि लाशों के ढेर प्रत्येक गांव के आगे लगाए गए और सड़ने वाली लाशों के दुर्गंध गंगा नदी तक पहुंची। इसका परिणाम यह हुआ कि खिजली वंश की स्थापना के बाद तक किसी कटेहर विद्रोही ने सिर नहीं उठाया। फिर कोई कटेहर जो विद्रोही थे वो सिर नहीं उठाया। जुद पर्वतमाला, साल्ट रेंज। कटेहरों के दमन के बाद बलबन जुद पर्वतमाला, साल्ट रेंज की ओर कूच किया और वहां के विद्रोहियों का अब जो भी वहां के विद्रोही थे वहां पे दंडित किया। इन सैनिक कार्यवाही में बलबन को इतने घोड़े प्राप्त हुए कि बाजार में उसका मूल्य ही गिर गया। 30 या 40 टंकों में एक घोड़ा खरीदा जा सकता था। इन सभी क्षेत्रों में बलबन ने समान नीति अपनाई जिसका उद्देश्य विद्रोहियों को कठोर दंड देकर आतंकित करना था। कुछ इतिहासकारों ने इस नीति को लोहा और रक्त नीति का नाम दिया। यह नीति पूर्ण रूप से सफल रही और जो नीति था वो पूर्ण रूप से। बंगाल के तुगरिल खां का विद्रोह प्रारंभ से ही बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का स्थायी नियंत्रण नहीं रहा। नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय में ही कड़ा का इक़्तिदार अरसला ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और बंगाल दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व से निकल गया। जब बलबन शासक बना तो उसमें लखनौती मरसाला के पुत्र ततार खां के अधीन था। उसने दिल्ली के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और बलबन को 63 हाथी भेंट स्वरूप में भेजा। ततार खां के पश्चात तुगरिल खां लखनौती का राज्यपाल बना। वह बलबन का दास था जो अपनी चतुरता, साहस, उदारता और उल्लास के लिए प्रसिद्ध था। 1279 ईस्वी में उसने बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के चलाए और खुतबा भी पढ़वाया। तुगरिल खां के इस विद्रोह से बलबन को बहुत धक्का लगा क्योंकि किसी सुल्तान के दास का यह प्रथम विद्रोह था। ठीक है, दास था
और प्रथम विद्रोह किया था बलबन के खिलाफ। तुगरिल खां के इस विद्रोह को दबाना अत्यंत आवश्यकता था, क्योंकि यदि यह सफल हो जाता तो बलबन की संपूर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाती। विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने सर्वप्रथम अवध के सूबेदार अमीन खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा, लेकिन वह असफल रहा। बलबन ने क्रोध होकर अमीन खान का वध करवा दिया और उसकी लाश अवध के द्वार पर लटका दी गई। बलबन ने अपने एक विश्वसनीय अधिकारी बहादुर के नेतृत्व में दूसरा अभियान भेजा, लेकिन वह असफल रहा। बलबन ने उसे भी मृत्यु दंड देना चाहा, लेकिन उसके मित्रों द्वारा बचाव किए जाने पर वह बच गया, किंतु बलबन ने उसे दरबार से निष्कासित कर दिया। अपने दो प्रमुख सेनानियों अमीन खां और बहादुर की पराजय से बलबन अत्यंत क्रोधित हो गया। अतः तुगरिल के विद्रोह को स्वयं कुचलने का निश्चय किया। तुगरिल के विद्रोह का क्या था? स्वयं उसको खत्म करने का निश्चय किया। 1280 से 81 ईस्वी में एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की ओर बलबन बढ़ा। अवध में उसने अपनी सेना की संख्या में वृद्धि की। प्रायः 2 लाख सैनिक और अपने पुत्र बुगरा खां को लेकर बंगाल की ओर कूच किया। बलबन के पहुंचते ही तुगरिल खां लखनौती छोड़कर जाजनगर भाग गया। बलबन ने सुनार गांव तक उसका पीछा किया, लेकिन तुगरिल खां जंगलों में छिप गया। ठीक है, मोहम्मद सेरंदाज ने अचानक तुगरिल के छिपने का पता लगा लिया और मात्र अपने 40 साथियों के साथ ही तुगरिल खां पर आक्रमण कर दिया। अचानक इस आक्रमण को तुगरिल खां स्वयं सुल्तान का आक्रमण समझकर घबरा गया। वह घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर भागने का प्रयत्न किया। मलिक मुकदार और अली नामक एक अधिकारी ने उसका पीछा किया। अली ने एक छोटी सी कुल्हाड़ी से तुगरिल पर प्रहार कर उसका सिर काट दिया। बलबन ने अली को तुगरिलकुश को वध करने वाला की उपाधि दी। तुगरिलकुश की उपाधि दी। तुगरिल खां के हजारों सैनिकों को कैद कर लखनौती लाया गया। उन्हें कठोर दंड दिया गया। ठीक है ना। बर्नी ने लिखा है कि लखनौती के मुख्य बाजार के दोनों और 2 मील लंबी तख्ता की एक कतार खड़ी की गई और तुगरिल खां के समर्थकों को उन पर ठोक दिया गया। ऐसे विभत्स दृश्य को देखकर अनेक व्यक्ति मूर्छित हो गए। अब उसी में ठोक दिया, ये तो बहुत गड़बड़ था। इसे ही कहते हैं निरंकुश शासन। तो ये था बलबन के राजत्व सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको पढ़िए और मेन पॉइंट निकालिए इसमें से और कुछ कुछ याद करिए, ताकि अब मार्च में ही आप लोग का पेपर होने वाला है। दिसंबर में होने वाला था, तो फिर डेट अभी दिया है, अभी डेट नहीं आया है, लेकिन मार्च में एक्सपेक्टेड है। ओके बच्चों, तो आप लोग पढ़िए और अपना प्रिपरेशन जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो पढ़ें और अपना पेपर के लिए सही से प्रिपरेशन करें। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों।